जो पंडित जी करें हमारे यहाँ तो उसी को शुभ माना जाता है। और मैंने बाद में जब उन्होंने क्रम बना के दिया तो मुझे लगा कि ये सनातन की लड़ाई ये मुरझाए हुए चेहरों से तो नहीं लड़ी जाएगी। ये सनातन का युद्ध जो है मनहूसियत के साथ तो नहीं लड़ा जाएगा, ये मुखर प्रखर हास्य के साथ लड़ा जाएगा। हंसते क्योंकि बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं मैं, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं मैं। और जिस कवि को बुला रहा हूं वो उसी कलेवर का है। मैंने इससे पूछा, मैंने भाई ये जो नेता बार बार बोलते हैं सेकुलर सेकुलर, ये सेकुलर क्या होता है? तो हेमंत पांडे ने जवाब दिया, बोले जैसे नर और मादा के बीच में किन्नर होता है। हेमंत पांडे हास्य का बेजोड़ कवि हैं। 1-1.5 घंटे तो यूं हंसाते हैं लोगों को, दिल्ली से लेकर के कलकत्ता बंबई सब जगह मस्त कर देते हैं लोगों को। आज वो 15 मिनट में आपको कैसे कितना हंसाएंगे ये अभी तय होगा, लेकिन आप तालियां उतनी बजाइए जितनी हेमंत पांडे। दिल्ली बहुत कम आना होता है, लेकिन आपने मुझे आदेशित किया, मैं आया हूं। स्वागत है भाई। पहली बार मैं डरा हुआ हूं। मुझे मालूम है जो कभी ज्यादा नहीं जमेगा उसके सम्मान में लाठियां हैं। मैं भी यहाँ से शपथ लेके जा रहा हूँ कि मैं कानपुर जाऊँगा। मैं तो चूंकि कानपुरिया हूँ, कानपुर का हूँ, तो मुझसे लोग आशा रख रहे हैं कि मैं लाठी तो नहीं बांटूंगा। अगर संभव हुआ तो देसी कट्टे बांट सकता हूँ। सही बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं पक्का कानपुर का कवि हूँ। आदरणीय बाबूजी ने बताया कि हम लोग किसी भी रस के कवि हों पर हम लोग राष्ट्र वंदना करते हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि आदरणीय बाबूजी का आशीर्वाद मुझे तमाम बार मिला है, तमाम प्रांतों पर मिला है, जिलों में मिला है। 4 पंक्ति आपको मैं सुनाता हूं। वैसे तो मैं हास्य का कवि हूं। जो चढ़ा है पारा वो पारा नहीं जाएगा, जो चढ़ा है पारा वो पारा नहीं जाएगा, इतनी आसानी से युद्ध ये हारा नहीं जाएगा, और हमारे कलेजे का खून तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक एक एक घुसपैठिया मारा नहीं जाएगा। जय जय। बस अब मुझे लग रहा है 10-5 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर लेंगे। मैं बता चुका हूँ, शंभू भैया और हम दोनों लोग लपेटे में नेताजी में हम लोग लगातार आते हैं, देखते होंगे नेताओं को लपेटते हैं। मेरा लपेटने का यहाँ भी मन था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया मैंने देखा लाठियाँ बट रही हैं। बीजेपी की सोच के ज़्यादा लोग हैं तो मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया निपटाना। मैंने बिल्कुल भी नहीं लपेटूंगा। और बीजेपी के नेताओं को सर मैं इसलिए भी नहीं लपेटता हूँ, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूँ। दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूँ। जिस दिन कानपुर वाले की कार पलटी थी आदरणीय विकास दुबे जी की, तब से हमने कसम खा ली कि हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो बाबूजी एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। अब हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। हमने कहा बेवकूफ़, मैं कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं आपकी, आप ठीक है। हाँ ऐसे ही सुन लीजिएगा। हमने सर दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो समझ गए होंगे भाई साहब। हाँ मास्टर भी बड़ा होशियार होता है। हमारे भाई हैं सुमित भाई, बहुत व्यस्त कवि हैं। सर ये इतने व्यस्त कवि हैं कि बगल वाले रूम में थे, लेकिन 1 घंटे से फ़ोन में मिला रहा था, इनका फ़ोन उठ नहीं रहा था। इनकी वाइफ का फ़ोन, हमारी भाभी जी का, इनकी पत्नी का फ़ोन आ गया। कह लेंगे हेमंत भैया 1 घंटे से सुमित ओरछा को हम फ़ोन, गुस्से में थी इसलिए नाम लेके बोल रही थी। कह रहे भैया 1 घंटे से सुमित ओरछा को मैं फ़ोन मिला रही हूँ, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, इंगेज जा रहा है। हमें शक है ये किसी लड़की से बात करते हैं। आज इनको हिंदी में समझा देना, अगर बटोगे ताली सारे लोग बजाओ तो कटोगे। तो सुमित भाई एक रहो और सेफ रहो। बहुत अच्छा ही संचालन कर रहे हैं सर। मैं तो कानपुर का सर हूँ। मैं बताऊँ दुनिया का सबसे विचित्र शहर दिल्ली के बगल में ही है। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, 10-12 मिनट से मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं लूँगा। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है, लिखा रहता है सर।
आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली के नेता अच्छे हैं, आदरणीय अग्रवाल जी बैठे, बड़ी तारीफ हो रही थी, अच्छे हैं नेता सर, हमारे कानपुर के भी अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब। अभी 1 साल पहले मुंबई में मैं सोनी चैनल में लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था। मैं वहाँ से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ने बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है, अब उसका जवाब सुनना। और दिल्ली वालों सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब, एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या? कहेंगे हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम को चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट, पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो भाई साहब मैं उसी उत्तर प्रदेश का हूं, सही बता रहा हूं सुमित भाई। लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो कह रहे थे हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। तो हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। तो मैंने 4 पंक्तियों में उसको निपटा दिया। अगर आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो तालियों का महोत्सव करना। मैंने लिखा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी, हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। ये देखिए बाबूजी का भी आशीर्वाद मुझे मिल गया, आशीर्वाद मिल गया सर। बस 2-4-5 मिनट मेरे पास और बचा हुआ है, तो मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए मैं कोई दूसरी बात, प्यार मोहब्बत है ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। हंसाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। प्यार मोहब्बत मैं इसलिए भी नहीं करता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, योगी जी की सरकार है। योगी जी की जब सरकार नहीं थी तो 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने सबसे राखी बंधवा लिया। बाबूजी को तो योगी जी खुद नीचे बैठकर सुनते हैं। बाबूजी जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के लट्ठे चलते हैं। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूँ, उसके कई कारण हैं। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो हमसे ये शंभू भाई कह रहे थे यार ये मोहब्बत क्यों नहीं करते, तो मैंने इनको 4 लाइन सुने, आपको भी सुना दे रहे हैं। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो साहब सही बता रहा हूं, कोई नहीं दिखता। आप लड़कियों से कोई भी क्वेश्चन पूछिए तो इतना उठपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगे स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं, मैं आपको अंत में चलते चलते मैं तो घंटों सुना सकता हूं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। तो मैं आपको एक व्यंग्य सुना रहा हूं। मुझे मालूम है व्यंग्य खत्म होते होते आप खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं चूंकि आप पहले ना खड़े हो जाए इसलिए मैं व्यंग्य सुना दे रहा हूं, नहीं वो रह जाएगा। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला गुरु कहाँ? दिल्ली में तमाम कवि सम्मेलन छोटे बड़े आप लोग कराते रहते हैं। मुझे मालूम है दिल्ली में अगर जितना आप लाफ्टर सुनते हैं उतना ही अच्छा व्यंग्य सुनते हैं। व्यंग्य के सबसे बड़े नामों में एक नाम हमारे प्रवीण भैया बैठे हुए हैं, हमारे शंभू भाई बैठे हैं। इन दोनों बड़े कवियों को मैं समर्पित कर रहा हूँ ये कविता। नशे में हिलता हुआ एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला गुरु कहाँ? मैंने कहा कवि हूँ, भटक गया हूँ। बोला कवि होके भटक गए हो? बोला कवि होके भटक गए हो। वैसे आजकल ज़्यादातर कवि भटक गए हैं, अपने स्वार्थ में अटक गए हैं,
हास्य का कवि अपने ऊपर भी व्यंग करने की हम लोग हिम्मत करते हैं। हास्य का कवि जुगाड़ से खुद को भुना रहा है, कविता की जगह पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। वीर रस के कवि वो तो चिल्लाना ही अपनी आन समझते हैं, खुद को दारा सिंह पत्नी को पाकिस्तान समझते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, नहीं जहाँ चीन है वो चट्टा बना दें, माइक को ही तोड़ के कट्टा बना दें। गीतकार सीधे साधे बेचारे जिंदगी के मारे, इनको केवल प्रेमिका के गम सताते हैं। ये गोभी को फूल को भी चमेली का बताते हैं। खैर छोड़ो, तुम किस विधा के कवि हो, मैंने भूलते हुए कहा वीर रस का। बोला वीर रस के कवि होकर डर रहे हो, फिर क्यों देश के लिए मर रहे हो? कवि हो तो प्रूफ करके बताओ, कोई अच्छी सी कविता सुनाओ। मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतना सुनते हमारे पास आया, व्यंग अगर कलेजे में लग जाए तो छोटे से कवि को ओपनिंग करना बड़ा कठिन होता है, आने जाने में ओपनर निपट जाता। लेकिन आपने मुझे प्यार दिया, अगर आपके मन की बात कह दी तो हाथ उठा के या तो मेरा समर्थन करना या मुझे हूट भी आप कर सकते हैं। उसने मैंने कहा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इतने में जोर से चिल्लाया, बोले क्या नशे में समझ रहे हो? और हमें क्या इतना भी नहीं मालूम कि जहां के बच्चे पेट भरने के लिए अल्लाह का नाम लेते हैं, चलती ट्रेनों में सूरदास की लाठी थाम लेते हैं, और जहां का नेता अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? जब कोई नेता, प्रणाम करता हूं, अपने ही देश को डायन कहेगा तो क्या वहां का झंडा ऊंचा रहेगा? हमने कहा गुरु कुछ आप ही बताएं। बोला जिस दिन देश में बेरोजगार आत्महत्या की जगह रोजगार पाएगा, गरीब 2 वक्त की रोटी खाएगा, किसी कन्या को भ्रूण में हम मारेंगे नहीं, किसी जयचंद से जब हम हारेंगे नहीं, धर्म के नाम पर जब हम बांटे नहीं जाएंगे, हमारे सैनिकों के सर जिस दिन काटे नहीं जाएंगे, और अपनी ही माँ के लिए किसी मुंह में जब गाली नहीं होगी, रक्षा सौदों में जिस दिन दलाली नहीं होगी, जिस दिन देश का हर एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वंदे मातरम कहेगा मेरे मित्र, उस दिन देश का झंडा ऊंचा रहेगा। बहुत बहुत